हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है कंबशन एंड फ्लेम। दहन और ज्वाला की बात कर रहे हैं, बेसिकली आग लगने की बात कर रहे हैं। आग लगने नहीं, आग जलने की, ठीक है ना। आग कैसे जलती है उसकी बात हो रही। तो कंबशन यानी दहन को हम नॉर्मल लैंग्वेज में या सिंपल भाषा में बोले तो हम उसको आग जलना बोल सकते हैं। आग कभी जलती है आपकी, ये सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सभी ने देख रखा है आग किस प्रकार से जलती है। तो कब जलती है? कोई ना कोई पदार्थ होता है जो जलता है, तो यानी दहन योग्य कोई पदार्थ होता है जिसको आपने ज्वलनशील पदार्थ का नाम दिया, ठीक है ना। कंबस्टिबल सब्सटेंस आपने बोला। और क्या होना चाहिए? ईंधन कोई ना कोई चाहिए होता है। फ्यूल की बात आप लोग करते हैं कहीं कहीं पर कि फ्यूल भी हमें चाहिए। और आपका इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर ले जाना आवश्यक है। यानी आपने कहा कि हमने तीली जलाई, माचिस जलाई, या फिर हमने कोई भी ऐसा बर्निंग का सोर्स यूज किया जिससे आपने फ्लेम यूज किया और जिसके बाद टेम्परेचर को रेज किया, यानी हीट दिया हमने, ठीक है ना। तो वो होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके पास एक ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसकी उपस्थिति से दहन की प्रक्रिया होगी या आग जलने की प्रक्रिया होगी, वो बेसिकली आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कंबशन की बात कर रहे थे। ज्वाला क्या है? अब आपका फ्लेम। तो जो वो आग जलते हुए आपको दिख रही है ना, जिससे आपका लाइट हो रहा है या हीट बन रही है, वही फ्लेम है, यानी कि ज्वाला है, ठीक है। उस ज्वाला के भी अलग अलग क्षेत्र होते हैं, दहन के अलग अलग प्रकार होते हैं। कंबशन तो होता है कि आप कह रहे हो कि एक पोषक पदार्थ होगा, कुछ आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा, यानी पहले तो आपके पास ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसका कंबशन हो सके। आपने बोला मेरे पास ईंट है और उसके साथ मेरे पास अलग अलग प्रकार के फ्यूल हैं, बहुत ज्यादा मेरे पास हीट का भी सोर्स है, लेकिन ईंट या पत्थर मेरा जल नहीं रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो कंबस्टिबल नहीं है, ठीक है ना। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, दहनशील पदार्थ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए ऐसा सोर्स जिससे आप हीट प्रोड्यूस कर सकें या उस कंबस्टिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज कर सकें, ठीक है ना। तापमान बढ़ाएंगे, इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर को लेकर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? वो पदार्थ आपका जलना शुरू करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो कहां से स्टार्ट किया था आपने? कंबशन से स्टार्ट किया था। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। जलने की इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? आपका दहन कहा जाता है। जिसको अभी तक आप आग जलना बोल रहे थे ना, हम उसके लिए एक टर्म यूज कर रहे हैं, दहन या कंबशन जिसे कहा जा रहा है, ओके। उदाहरण, कार्बन जो है वो वायु की उपस्थिति में आपका जलना प्रारंभ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो हम दहन की बात कर रहे थे, कार्बन जो है आपका वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वायु की उपस्थिति में गंधक यानी कि सल्फर जब भी जलता है तो सल्फर के जलने से आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। बेसिकली हो क्या रहा है आपका, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका कंबशन हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि जो पोषक पदार्थ की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या है? वो यहाँ पर ऑक्सीजन है आपका, ओके। चलिए, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कंबशन आपका हो, ओके। अब परिभाषाएं इसकी क्या क्या है? दहन की परिभाषा क्या होगी आपकी, ठीक है ना। तो दहन की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि यह है कि आपका बेसिकली एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर कंबाइन होती है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है जिसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ रही है, ओके। दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न ऊष्मा अभिक्रिया को चालू रखने या जारी रखने के लिए पर्याप्त होती है। समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है? देखो, एक तो दहन जब भी होगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी बेसिकली हीट, गर्मी जिसे आप बोल रहे हो, वो होता है जब आग जलती है। उसके बाद उसके साथ साथ क्या होता है आपका? वहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश या उजाला भी उत्पन्न होता है, तो वो कंबशन। और उत्पन्न जो ऊष्मा है, जितनी हीट वहां पर आपका प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या कर रही है? वो उस अभिक्रिया को, अभिकम्बशन क्या है? आग जलना क्या है? एक अभिक्रिया है, एक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, ताकि वो चलती रहे आगे, वो उसके लिए पर्याप्त होती है। और वो हीट हमें क्यों चाहिए? ताकि वो इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर मेंटेन रह सके, है ना। मैं बोल रही हूँ ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है, सपोज 80 डिग्री इसका आपका इग्निशन टेम्परेचर है। तो पहले मुझे उस टेम्परेचर को 80 डिग्री तक लेकर जाना पड़ेगा। जब वो 80 डिग्री तक जाएगा तब ये जलना प्रारंभ करेगा। एक बार मैं 80 डिग्री ले गई इसको, टेम्परेचर को, इसने जलना शुरू किया। अब जलते वक्त इससे भी हीट प्रोड्यूस होगी। अब वो हीट क्या करेगी? इसके 80 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगी ताकि ये जलती रहे। तो उसको जारी रखने के लिए पर्याप्त होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप जारी लिख सकते हैं।
दहन एक क्या है, ऑक्सीकरण क्रिया है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। जो पदार्थ जलता है उसे क्या कहा जाता है, दहनशील या ज्वलनशील, यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस उसे कहा जाता है। ओके, कार्बन, गंधक, मैग्नीशियम और मोमबत्ती कैसे हैं, दहनशील है, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, आपके जल रहे हैं। तथा वायु, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन क्या है, दहन के पोषक है। क्यों? क्योंकि इनकी उपस्थिति में आपका क्या होता है, जो जलने की प्रक्रिया है वो हो रही है। ठीक है, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जलते नहीं है, जैसे ईंट हो गया, पत्थर, बालू आदि, और इनको क्या कहा जाता है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि अदहनशील और अज्वलनशील। अ का मतलब मैंने आपको कई बार बताया हिंदी में, अ का मतलब नहीं होता है। तो जो दहनशील नहीं है, जो ज्वलनशील नहीं है, उसको अज्वलनशील और अदहनशील कहा जा रहा है। ठीक है ना। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते, एक आपने बोला सहायक होंगे, हेल्प करेंगे, या आप क्या बोले, उनकी उपस्थिति में आपका कंबशन हो रहा है, तो उसको पोषक पोषक बोलेंगे आपका। ठीक है ना, दहन के पोषक, जैसे ऑक्सीजन था या वायु की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ सहायक नहीं होते, यानी कि उनकी जरूरत है ही नहीं वहां पर, उनके बिना भी कंबशन हो रहा है। ओके, तो वो आपके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लियर, तो उनको क्या कहा जाएगा, दहन के अपोषक। तो अपोषक, अ का मतलब यहाँ भी नहीं है, जो पोषक नहीं है। ओके, चलिए, देन दहन, दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, आग जलानी है तो जरूरी क्या है, तो सबसे पहले तो ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो जले, तो उसको क्या कहा जाता है, दहनशील पदार्थ या कंबस्टिबल सब्सटेंस, ज्वलनशील पदार्थ, सब सारे एक ही टर्म है, यानी कि पदार्थ ऐसा हो जो आग को पकड़ सके। ओके, दूसरा, वो पोषक पदार्थ होना चाहिए जिसकी उपस्थिति में आपका जो पदार्थ है वो जलना शुरू करेगा। ओके, तो उसको दहन के पोषक पदार्थ कहा जाएगा, जैसे आपने ऑक्सीजन की बात की या वायु की बात की। ठीक है ना। तीसरा, ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी उस टेम्परेचर तक आपको टेम्परेचर लेकर जाना है जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है। ठीक है ना, यानी तापमान को इग्निशन टेम्परेचर तक बढ़ाकर जाएंगे तभी तो, मैंने बोला इसका इग्निशन टेम्परेचर 80 डिग्री है, सपोज 70 डिग्री तक आप टेम्परेचर लेकर चले, तब भी ये जलना शुरू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको तो 80 डिग्री चाहिए। समझ रहे हैं, तो ज्वलन ताप की प्राप्ति हमें करनी होगी। अगर ये सारी चीजें सही है, यानी ये पदार्थ जलने योग्य है, इसके आसपास पोषक पदार्थ भी हैं इसके, या ऑक्सीजन है जैसे कि, और ज्वलन ताप भी हमने प्राप्त कर लिया, तो अब ये पदार्थ जलना शुरू कर दे। क्लियर है, चलिए। देन ज्वलन ताप क्या है, एक न्यूनतम ताप है, न्यूनतम यानी कम से कम 80 डिग्री तो हमें लेकर जाना है इसके लिए। 80 डिग्री एक आपका एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। अलग अलग पदार्थों के ज्वलन ताप अलग अलग होते हैं, जैसे कुछ पदार्थ आपका एकदम से आग पकड़ लेते हैं कुछ ही समय पे, या बहुत कम ऊष्मा देने पर आग पकड़ लेते हैं। कुछ क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है तब आग पकड़ते हैं। तो वो सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग है। तो न्यूनतम ताप है, कम से कम 80 डिग्री से ऊपर तो कितना ही चले जाए ये जलता ही रहेगा, लेकिन कम से कम 80 डिग्री होना चाहिए। तो वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, वह ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है, आपका ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है ना। देन आपने यहाँ पर किसकी बात की, दहन के प्रकारों की बात। चलिए, देन हमने प्रकारों की बात की यहाँ पर, कि विभिन्न प्रकारों पर बात करते हैं हम लोग, किसके, दहन के प्रकारों पर बात करेंगे। दहन के प्रकार क्या क्या हैं, तो यहाँ पर 3 प्रकार की हमने बात की है। एक आपका रैपिड कंपल्शन आता है, आपका तीव्र दहन जो होता है। दूसरा आपका आता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। और आपका तीसरा आता है आपका यहाँ पर विस्फोटन या एक्सप्लोजन जिसे आप लोग कहते हैं। ठीक है ना। तो हम तीनों प्रकारों को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने रैपिड कंबशन की बात की, तीव्र दहन, जब क्या होता है, गैसों की उपस्थिति में आपका पदार्थ एकदम से जलने लगता है और वहां पर आपका ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसको तीव्र दहन कहा जाता है। जैसे एलपीजी का दहन होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना। तो जब दाह्य तेजी से जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रकार के दहन को तीव्र दहन कहा जाता है। उदाहरण के लिए एलपीजी का जलना या आपका सीएनजी का जलना। ठीक है ना। अब स्वतः कंबशन क्या है, कभी कभी कोई पदार्थ जिनका की बहुत कम आपका क्या होता है, टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर होता है, तो वो अचानक से जलने लगता है और इस प्रकार से जलते रहते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, आपका स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। वैसा दहन जिसमें पदार्थ, ऐसा दहन आप लिखेंगे, ऐसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जलता है। ठीक है, जैसे फास्फोरस का जलना।
उसका इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप बहुत कम होता है, तो वो अचानक से जलने लगता है, वो खुले में आता है और जलने लगता है आपका, ठीक है ना। कोयले की खानों में जो कोयले की धूल होती है वो भी क्या करती है आपका, चमकने लगती है, यानी जलने लगती है। अधिक गर्मी के कारण कभी कभी बिजली गिरने के कारण जंगलों में स्वतः आग लग जाती है, ठीक है ना। तो बिजली गिर रही है, उससे आग लग रही है, तो वो भी स्वतः है, यानी स्पॉन्टेनियस आपका प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। तीसरा आपने क्या बोला, एक्सप्लोजन होगा, जिसको विस्फोटन कहा जाता है। विस्फोटक क्या है, जब अचानक धमाके के साथ आपका कोई चीज जल उठती है, जैसे पटाखों की बात करते हैं, फायर क्रैकर्स की बात करते हैं हम लोग, पटाखे जलते हैं आपका, ठीक है, और जलने पर क्या करते हैं, बहुत मात्रा में गैस उत्पन्न करते हैं, उसके साथ ध्वनि भी आपका उत्पन्न होती है, ठीक है। तो पटाखों के जलने के क्रम में आकस्मिक अभिक्रिया होती है, जिससे ऊष्मा प्रकाश के साथ ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया में काफी मात्रा में गैस भी आपका प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। पटाखे तेज आवाज के साथ जल उठते हैं, ऐसे दहन को विस्फोट या एक्सप्लोजन कहा जाता है। और कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जिनको दबाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, और उससे भी विस्फोट होता है। ओके, चलिए एक्सप्लोजन को आप लोग नोट करेंगे, देन हम लोग ज्वाला की बात करें। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फ्लेम की, यानी ज्वाला। ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलता है, ठीक है ना। आपने बोला कोई ये पोषक पदार्थ है, कोई ये आपका दहनशील पदार्थ है, ये दहनशील पदार्थ जलना शुरू कर रहा है, तो जलते जलते इसके बाहर जो गैसें जल रही होंगी उनसे क्या उत्पन्न होगी, एक प्रकार का आपको प्रकाश उत्पन्न होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। या उसी को आप क्या कह रहे हो, ज्वाला कह रहे हो, ठीक है ना। दहन में ज्वाला तब उत्पन्न होती है जब दहनशील पदार्थ और दहन का पोषक पदार्थ दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, ज्वाला कब बन रही है, जब आपका ये पदार्थ भी गैसीय अवस्था में जा रहा है जलते हुए, और गैसें तो उसके आसपास है ही, पोषक पदार्थ जिन्हें आप कह रहे हो, दोनों गैसीय अवस्था में है। उस कारण से जो आपका जल रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, फ्लेम के रूप में दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे आप लोग फ्लेम के बारे में। चलिए लिखेंगे, अ फ्लेम कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन where where gaseous elements burn and generating heat and light, okay, burn and generating heat and light, इसी को क्या कहा जा रहा है, फ्लेम कहा जा रहा है आपका, फ्लेम, ओके। चलिए, तो मोस्टली जो आपके कंबस्टिबल सब्सटेंसेज होते हैं या मटेरियल होते हैं वो सभी आपका क्या करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो गैसेस स्टेट में हो
या फिर आपका लिक्विड स्टेट। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने? जैसे आप लोग कह रहे हो कि हमने पेट्रोल को जलते हुए देखा है, तो देखा कैसे? क्योंकि यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस हो रही थी, लकड़ी आपका जल रही है, तब भी आप कह रहे हो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। तो मोस्टली जितने भी आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस होंगे वो सारे आपका क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब ये जो हम फ्लेम की बात कर रहे हैं, कभी आपने ध्यान से देखा होगा या फिर कैंडल को जलते हुए देखा होगा या फिर किसी भी फ्लेम को देखा होगा, उसमें उसके अलग अलग पार्ट बनते हैं फ्लेम के, या रीजन बनते हैं, क्षेत्र बनते हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो जो आपकी ज्वाला है उसके कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो इस प्रकार से मोमबत्ती जल रही है आपका, ये ज्वाला है। अब ज्वाला के कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक, यहाँ पर आपको सबसे आंतरिक क्षेत्र, जो सबसे अंदर है, उसको आंतरिक कहा जा रहा है। ठीक है ना? कैसा? कुछ डार्क कलर का, काले रंग का दिखेगा, जिसको आप क्या कह रहे हो, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, जो कि काले रंग का। ठीक है ना? और ये कैसा होगा, ये आपका यहाँ पर इसके आसपास होगा, वो सबसे कम गर्म। ठीक है? उसके बाद आपका आएगा आंशिक दहन वाला भाग, जो आपको येलो कलर का दिखाई देगा। आंशिक दहन वाला, जिसको पीला या मध्य भाग आप लोग कहेंगे, जो कि कैसा होगा, कम गर्म होगा। ठीक है ना? और सबसे बाह्य जो होता है, ये बाहरी जो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इसको कहा जाएगा पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला, जो कि कैसा होता है, सबसे गर्म भाग होता है। तो क्या समझे? देखो, सिंपल सी बात है, आपकी मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जलते हुए आपका फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, ज्वाला बन रही है। ज्वाला के कितने भाग? 3 भाग। ठीक है? सबसे पहला क्या बोला? सबसे आंतरिक भाग, जो कि काले रंग का जहां पर दिखाई देगा, वो कैसा है, सबसे आंतरिक भाग है और सबसे कम गर्म है। क्योंकि वो सबसे अंदर को है, तो वहां ऑक्सीजन उतने अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो कंबशन उतना अच्छा नहीं हो रहा है। जब अच्छे से दहन नहीं होगा तो ज्वाला अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, समझ गए? उसके बाद जो आएगा उसको मध्य भाग कहा जाएगा। ठीक है? जो कि आपका आंशिक दहन वाला भाग होगा, पार्शियल कंबशन हो वहां पर होगा, यानी कि कुछ मात्रा में ऑक्सीजन जा रही है तो दहन हो रहा है। और कैसे रंग का? पीले रंग का क्षेत्र होता है। और कैसा होता है? आंतरिक की तुलना में थोड़ा गर्म होगा, कम गर्म होगा, इसका मतलब। ठीक है? उसके बाद जो सबसे बाह्य क्षेत्र आता है, वो पूर्ण दहन वाला होता है। क्यों? क्योंकि बाहर से पूरी ऑक्सीजन उसे मिल रही है, तो वो नीले कलर का, जहां पर भी आप कह रहे हो कि पूर्ण दहन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो वो ब्लू कलर का है और उसका टेम्परेचर सबसे अधिक होगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से मोमबत्ती की जो ज्वाला बन रही है, उसके हमने 3 क्षेत्र बता दिए। सबसे गर्म, सबसे जो कम गर्म है, वो सबसे अंदर वाला है। जो मध्य की गर्मी रखता है, जिसमें मध्यम तापमान है, वो बीच वाला है। और जो सबसे बाहरी है, वो सबसे अधिक गर्म है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर उसका होगा। तो इसी प्रकार से सबसे बाहर नीला, फिर आपका लाल, फिर अंदर आपका कैसा होगा, काले रंग का होगा। ओके, चलिए इसको बनाइए जल्दी से। तो इस प्रकार से आज ज्वाला के क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो मैंने अलग अलग क्षेत्र आपको बताए ज्वाला के। सबसे अंदर जो है आंतरिक क्षेत्र, जिसे आप बोल रहे हैं, ज्वाला में बिना जली हुई मोमबत्ती के क्षेत्र को बिना जली हुई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं है, ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है, इसलिए वो सबसे अंदर वाला भाग है। ठीक है ना? तो उसको क्या कहा जा रहा है? आपका आंतरिक भाग भी कहा जा रहा है, और बिना जला हुआ या सबसे कम जिसका कंबशन हो रहा है। ओके, यह आंतरिक क्षेत्र मोमबत्ती के बाती के पास वाला भाग होता है। देखो, देखिए मैंने आपको बताया, मोमबत्ती जहाँ जल रही है उसके पास वाला, यहाँ पर जल रही है, यहाँ के जो पास वाला भाग है उसी को क्या कहा जा रहा है? आंतरिक भाग कहा जा रहा है। ज्वाला के इस आंतरिक क्षेत्र का रंग कैसा है? काला होता है। और ये सबसे कम गर्म क्या है? क्षेत्र आपका है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है? मध्य क्षेत्र। मोमबत्ती की ज्वाला के मध्य में पीले रंग वाले भाग को क्या कहते हैं? मध्य का क्षेत्र कहते हैं।
यह भाग आंशिक दहन वाला, पार्शियल कंबशन मैंने बोला, जहां पर हो रहा है कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच रही है, कंबशन हो रहा है लेकिन पार्शियल है, आंशिक है आपका, ठीक है ना, वो वाला भाग है। और ये कैसा होगा, ये सबसे कम गर्म था, ये मध्यम गर्म, मध्य का क्षेत्र यानी बीच का है। और गर्मी भी कैसे होगी, तापमान भी कैसा होगा, बीच का होगा, बाहर और आंतरिक की तुलना में बीच में इसका टेम्परेचर रेंज आपका आएगा। ओके, चलिए थर्ड है आपका बाह्य क्षेत्र, यानी जो सबसे एक्सटर्नल वाला पार्ट होगा वो। तो मोमबत्ती के ज्वाला के बाहरी दीप क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। इस बाह्य क्षेत्र का रंग नीला होता है तथा यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग होता है। ज्वाला का बाह्य क्षेत्र पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है। पूर्ण दहन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर बाहर से ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, जहां पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी है, कंबशन कंप्लीटली होगा। कंप्लीट कंबशन है तो आपका ब्लू कलर की फ्लेम बनेगी, ब्लू कलर की फ्लेम है तो टेम्परेचर सबसे अधिक होगा। क्लियर है, तो ये क्या हो गए आपके तीन क्षेत्र हो गए ज्वाला के, तो इनको आप लोग नोट कर लेंगे जल्दी से। तो इस प्रकार से ज्वाला के आपके तीनों क्षेत्रों की बात हो गई। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लेगा वो आपसे, सबसे बाहरी क्षेत्र कैसा है, कैसा उसका तापमान है। अभी इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कौन सी जो आपका क्षेत्र है वो किस यूज में आता है ज्वाला का। जैसे बाहरी क्षेत्र है वो किस यूज में आ रहा है, कौन लोग उसको यूज करते हैं, क्योंकि ज्वाला का उपयोग बहुत सारे स्थानों पर किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा, दहन के प्रकार देखे आपने, कहाँ से स्टार्ट किया, रैपिड कंबशन से स्टार्ट किया। बोला कि कोई पदार्थ है, दहनशील पदार्थ है और वो तेजी से आपका जलने लगता है अगर इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त करके, जहां पर कि ऊष्मा और प्रकाश आपका उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको आप लोग क्या बोल रहे हो, तीव्र दहन बोल रहे हो। जैसे सीएनजी का कंबशन है या फिर एलपीजी का कंबशन है, तो वो कैसा है, वो रैपिड कंबशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपने बोला स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन में आप बोलते हो कि अकारण ही, कोई कारण नहीं है, प्रत्यक्ष कारण नहीं है, फिर भी आपका कोई चीज जलना शुरू कर दे रही है। तो क्यों जलना शुरू कर रही है, क्योंकि या तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है या फिर उतनी उसको कंडीशंस मिल रही है, आप बोलेंगे फेवरेबल की, जिससे कि उसका कंबशन हो रहा है। क्लियर, तो प्रत्यक्ष कारण नहीं है कि बाहर से आपने स्पेशल कोई हीट का सोर्स यूज किया या फिर आपने उसका टेम्परेचर किसी तरह से बढ़ाया, तो उसको स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। जैसे आपने बोला फॉस्फोरस का जो कंबशन होता है, क्योंकि फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर कम है, तो जैसे ही वो बाहर आएगी रूम टेम्परेचर पर आपका, तो वो जलना प्रारंभ कर देती है, ठीक है ना। या कोयले की खानों में आपका कोयले के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी सूरज की गर्मी से ही आपका जलने लगते हैं। तो ये सारे क्या है, आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन है। देन है एक्सप्लोजन या एक्सप्लोसिव कंबशन। वो क्या है, जब आपका कोई पदार्थ तेजी की साउंड या ध्वनि के साथ साथ बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करे, या एक साउंड के साथ साथ गैसेस भी वहां पर प्रोड्यूस हो, तो उसको विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन कहा जाता है। जैसे कि पटाखों का जलना आपका होता है, तो वो एक्सप्लोसिव कंबशन के अंतर्गत आता है। ओके, देन हमने यहाँ पर ज्वाला की बात की, आपने बोला कंबस्टिबल सब्सटेंस गैसियस मीडियम में जा रहा है और साथ साथ उसका पोषक जो है वो भी गैसियस मीडियम में है, दोनों जल रहे हैं, तो आपका कुछ तो ऐसे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उसको आप फ्लेम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्लेम आपका मोस्टली सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। देन आपने फ्लेम के यहाँ पर पार्ट देखे, भाग देखे आप बोल सकते हैं, या उसके रीजन देखे, अलग अलग क्षेत्र देखे। आपने बोला एक सबसे आप इनर मोस्ट वाला है, आंतरिक है, जिसमें कि क्या है, जल जल नहीं रही है, वहां पर कंबशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो वो काला भाग है आपका। और दूसरा उसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। फिर उससे बाहर मध्य का क्षेत्र होगा जिसका टेम्परेचर थोड़ा अधिक होगा। और सबसे बाह्य क्षेत्र जिसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, पूर्ण दहन हो रहा है, वो कैसा है, नीले रंग का है और उसका तापमान सबसे अधिक होगा, ठीक है ना। चलिए, तो तीनों भागों की आपने यहाँ पर बात की।
चलिए, तो आने वाले सेशन में हम लोग ज्वाला और उसकी संरचना पर बात करेंगे, ठीक है ना। बिना जले हुए कार्बन का क्षेत्र, ईंधन क्या होता है उस पर बात करेंगे। ओके, इसको आप लोग होमवर्क में एक बार पढ़कर आएंगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आपका, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।